जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त भाई राही सर, राही जीएस सेंटर यूट्यूब चैनल पर आप लोग के स्वागत है। आज हम आप लोग को पाचन के बारे में बताएंगे। पोषण में हम लोग पढ़ाए थे कि पोषण दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषी और परपोषी। जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे स्वपोषी कहते हैं, जो दूसरे पे आश्रित होता है उसको परपोषी कहते हैं। तो परपोषी में पोषण के क्रिया, तो पोषण में सबसे पहले होता है अंतःग्रहण, कि भोजन को शरीर में ग्रहण करना, क्रिया को क्या कहते हैं, अंतःग्रहण, इंगेशन। पाचन दूसरा जो चरण होता है, जब अंदर ले लिया तो उसको पाचन शुरू होता है, पाचन। और यही वाला जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। पाचन जब हो जाता है तो उसमें जो खनिज पदार्थ ऊर्जा रहता है उसको क्या करता है, अवशोषण। और अवशोषण के बाद होता है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण कहने का मतलब है कि जो अवशोषित किया गया ऊर्जा है उसको शरीर में कई जगह क्या करना, पहुंचाना, और उसके बाद में बचा खुचा जो अवशिष्ट पदार्थ है उसे शरीर से बाहर निकालना बहिष्करण कहलाता है। इसके आगे देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पाचन। पाचन क्या है, तो वैसी प्रक्रिया जिसमें जटिल पदार्थ को, जटिल, अच्छा रोटी खा रहे हैं तो बड़का को रोटी खाएंगे एनर्जी मिल जाएगा, वो रोटी जो छोटा छोटा बाद में टूटेगा। तो जटिल पदार्थ को छोटे छोटे अणु में तोड़ने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, पाचन। पाचन में हमारा आहार नाल, आहार नाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आहार नाल किसको कहते हैं, तो मुख गुहा से लेकर के एनस तक, रेक्टम तक के भाग को क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं, है ना। गुर्दा तक के, इसका लंबाई जो होता है 8 से 10 मीटर होता है, लगभग 32 फीट की बात होता है, 32 फीट होता है लंबा, है ना। 5 फीट के आदमी और 32 फीट का आहार नाल। पाचन क्या होता है, पाचन वैसी प्रक्रिया जिसमें जटिल भोज्य पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़े में क्या किया जाता है, विखंडित किया जाता है, उसे पाचन कहते हैं। इसके बाद में है आहार नाल। आहार नाल के बाद चर्चा कर लिए। उसके बाद में आहार नाल के अंतर्गत क्या क्या आएगा, तो आहार नाल के अंतर्गत मुख गुहा आएगा, मुख गुहा के बाद में ग्रसनी आएगा, ग्रसनी के बाद आएगा ग्रास नली, ग्रास नली के बाद आएगा अमाशय, अमाशय के बाद छोटी आंत, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत, है ना। छोटी आंत में अमाशय से भोजन मिलेगा, पैनक्रियाज से जाएगा, अग्नाशय से, और लीवर यकृत से बाइल जूस जाएगा। 3 चीज जाएगा, इसका चर्चा करेंगे हम लोग। फिर उसके बाद में सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग दांत। किसके बारे में पढ़ रहे हैं, दांत के बारे में। तो दांत क्या है भाई, तो हमारा शरीर का सबसे कठोर भाग है, जो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट 4% रहता है, और कैल्शियम सल्फेट जो होता है, कैल्शियम सल्फेट जो है 89%। दांतों का अध्ययन को क्या कहते हैं, ओडेंटोलॉजी। बोलिए, दांतों का अध्ययन को ओडेंटोलॉजी कहते हैं। इसके बाद बात करेंगे तो दांत के 3 हिस्सा होते हैं। कितने हिस्सा, 3 हिस्सा। ऊपर वाले भाग को क्रॉन कहते हैं, इसको ग्रीवा कहते हैं, और नीचे वाला जड़ कहते हैं। मसूड़ा के नीचे जो रहता है जड़ कहते हैं। और दांत में 3 भाग होता है। जो ऊपर वाला जो उजला भाग कठोर होता है वो एनामेल होता है, उसके बाद वाला जो होता है उसे डेंटाइन कहते हैं, और इसमें पतला जो ग्रीवा होता है, पतला जो होता है पल्प, जो मुलायम तथा पतला भाग होता है ना, बीच में होता है। अब कहता है दांत का संबंधित तत्व, तो दांत में पानी नहीं पाया जाता है, दांत में पानी नहीं। इसका पीएच मान, अगर मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाएगा तो एनामेल, दांत का जो ऊपरी भाग है क्षय होने लगेगा। दांत पीला होता है तो समझिए, दांत पीला होता है, लेकिन एनामेल के कारण क्या होता है, उजला होता है, सफेद होता है। जल में यह घुलनशील नहीं होती है। आगे बात करेंगे, दांत के पास 2 प्रकार के, समदंती, सभी दांत एक जैसा रहेगा, समदंती, विषमदंती, अलग अलग प्रकार के दांत रहेगा। तो मनुष्य कैसा है, विषमदंती है ना। उत्पत्ति के आधार पर एकवादी, द्विवादी, बहुवादी। जो जीवन काल में एक बार आता है उसको कहते हैं एक बार दंती। 2 बार आता है, एक बार टूटा फिर आया, उसको कहते हैं द्विबार दंती, और टूटा फिर आया, टूटा फिर आया, उसको कहते हैं बहुबार दंती कहा जाता है। दांत, मनुष्य के दांत जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। मानव में दांत कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। मानव में दांत 4 प्रकार के। जो शुरू वाला भाग होता है इंसीजर, कनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर, कनाइन, प्रीमोलर, मोलर। तो इंसीजर को कहते हैं कृंतक। आगे का जो भाग होता है ना 4 गो, वो कृंतक होता है, कृंतक, 4 कृंतक। और दोनों एक को निकुला होता है, कुतुबन नहीं, इस प्रकार से, और कहते हैं को कनाइन कहते हैं। और उसके बगल में जो होता है पीसने का काम करता है, तो पीसने का काम करता है, 2 गो दांत है, वो होता है क्या, अग्र च्वर्णक। और बाद 3 होता है च्वर्णक। च्वर्णक में जो अंतिम वाला जो होता है च्वर्णक में, उसको कहते हैं, ये 20 से 30 वर्ष की आयु में आता है, इसको बुद्धि दांत कहते हैं, है ना। बुद्धि दांत कहते हैं, विजडम टीथ कहते हैं। फिर दांत का प्रकार, अस्थाई दांत, अस्थाई। इंसीजर में 4 ऊपर और 4 नीचे, कनाइन में 2 नीचे 2 ऊपर, और प्रीमोलर में 4 नीचे 4 ऊपर, और मोलर में 6 नीचे 6 ऊपर। और अस्थाई, अस्थाई मतलब बच्चों वाला में तो 4 ऊपर इंसीजर तो रहेगा, कनाइन भी 2 रहेगा ऊपर 2 नीचे,
लेकिन इसमें प्री मोलर नहीं रहता। बच्चा में कौन एब्सेंट है? तो प्री मोलर जो है एब्सेंट रहता है, ये नहीं रहता है। और मोलर कितना रहता है? मोलर जो है कितना रहेगा? 4 रहेगा। जो बुद्धि वाला तात है, विजडम चीज कहते हैं, वो भी नहीं रहता है। इतना बात समझ में आ गया? दांत का सूत्र कहेगा तो वयस्क में कहेगा तो आधा से, दांत जो है ना इसको आधा से बांट देते हैं, ऊपर वाला नीचे वाला। तो ऊपर वाला में तो 2 इंसीजर, 1 कराइन, 2 प्री मोलर और फिर हो जाएगा 3 मोलर। तो ये हो गया वयस्क में। अब बच्चा में ई वाला मोलर, प्री मोलर नहीं रहता है ना, प्री मोलर नहीं रहता। अब मोलर में बीजन तिथवा नहीं रहता है, तो 3 हो जाए 2 हो जाता है। तो इस तरीके से बच्चों का सूत्र और बूढ़ों का, वयस्कों का सूत्र। अब उसके बाद में दांत के बाद अगर देखा जाए, दांत के बाद देखा जाए तो मुंह में क्या होता है? जीभ होता है। क्या होता है? जीभ। तो जीभ जो होता है मांसल 7 से 8 सेंटीमीटर लंबा होता है, ठीक है ना। जीभ में दानेदार संरचना होता है जिसको पैलिया कहते हैं। उसी पैलिया में स्वाद कनिकाएं होती है। और जीभ के जो आगे वाला भाग है उसमें मीठा, इसके जस्ट बगल वाले दोनों तरफ जो होता है नमकीन, उसके जस्ट भाग वाले जो होता है कड़वा। कड़वा वाला का क्षेत्रफल ज्यादा होता है, अति खट्टा वाला, और सबसे पीछे जो होता है कड़वा होता है। और जो जीभ जो है ये हायोइड बोन से जुड़ा होता है। कौन बोन से? हायोइड बोन से जुड़ा होता है। बोलिए कौन बोन से? हायोइड बोन से जुड़ा होता है। यहां तक के बता दिए थे। उसके बाद में मुंह में कौन सा होता है? दांत, जीभ और लार ग्रंथि। तो लार ग्रंथि जो होता है, मुंह में लार ग्रंथि कितना होता है? 3 जोड़ी होता है। और इसमें एंजाइम निकलता है, लाइसोजाइम, टाइलिन, एमाइलेज, म्यूलिन, है ना। तो ये जो है क्या करता है? ये जो है लाइसोजाइम जो है जीवाणु से बचाता है। लार का पीएच मान 6.8 होता है। एक दिन में 1.5 लीटर लार का क्या होता है? निकाला जाता है। और एक यह जो है ना अंतःस्रावी ग्रंथि है, इसके लिए नली नहीं होता है। आगे देखेगा कि लार ग्रंथि 3 होता है, पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमंडिबल। बोलिए पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमंडिबल। पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमंडिबल। पैरोटिड वाला में ये दोनों कानों के पास होते हैं और ये सबसे बड़ा वाला है ना। और सबलिंगुअल जो होता है ये जीभ के दोनों तरफ होता है और ये सबसे छोटा होता है। और इस सबमंडिबल जो होता है ना, इस जबड़े के दोनों नीचे होता है, जबड़ा के दोनों तरफ होता है। लेकिन सबसे ज्यादा लार का सेक्रेशन जो होता है सबमंडिबल से होता है। सांप में जो विष होता है पैरोटिड में ही पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे ग्रसनी। तो ग्रसनी का भाग का हम लोग समझने का प्रयास करेंगे यहाँ पे कि ग्रसनी में इस प्रकार से भाग रहता है। जो मुंह है ना, तो यहां से 2 भाग रहता है, यहां से 2 भाग। ये वाला हो गया ग्रास नली और इधर वाला हो गया श्वास नली। और यहां पर एक संरचना होता है जिसको कहते हैं एपिग्लोटिस। क्या कहते हैं? एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस, ये एपिग्लोटिस जब इधर से भोजन आता है ना, तो एपिग्लोटिस जो है ना, एपिग्लोटिस ग्लोटिस को बंद कर देता है, इधर से ग्रास चला जाता है। और यहाँ से ये हो जाएगा ग्रसनी, यहाँ से भाग जो हो गया ग्रसनी, नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी, कंठ ग्रसनी। तो यहाँ पर जो भाग होता है इसको कहेंगे ग्लोटिस। जगह से श्वास जाएगा ग्रसनी, और जगह से भोजन जाएगा ओरा कहेंगे गुलेट, है ना। एगो कंठ द्वार हो जाएगा, एगो हो जाएगा मतलब मुख द्वार, है ना। यहाँ से ग्रास द्वार, है ना, यहाँ पर हो जाएगा श्वास नली। तब यहाँ पे 2 को द्वार होता है, ग्रास नली 2 को में खुलता है। आपको कहेगा ग्रसनी जो है 2 भाग में खुलता है, गुलेट और ग्लोटिस। गुलेट और ग्लोटिस। अब गुलेट और ग्लोटिस को अलग करेगा कौन? एपिग्लोटिस। इसको अच्छा तरीका से मैं समझा चुका हूं। चलिए, तो यहाँ पे यह बात हो गया, ये भोजन और श्वास दोनों को ले जाने का मार्ग है। उसके बाद में आगे देखिएगा, यहाँ पे ग्रास नली के बाद में हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर ग्रसनी के बाद ग्रास नली होता है। क्या होता है? ग्रास नली, जिसमें भोजन क्या होता है? जाता है। इसमें म्यूकस होता है, चिकना पदार्थ होता है जो शरीर से बाहर कर देता है, पहला। दूसरा बात क्या है ना कि इसमें किसी प्रकार का एंजाइम, किसी प्रकार का पाचन नहीं पाया जाता है। इसमें लगातार क्रमाकुचन होते रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है? भोजन से सर के अमाशय में चला जाता है। आगे यहाँ से ग्रास नली से अमाशय में। अमाशय जो है एक थैलीनुमा संरचना है जो ग्रास नली के बाद आता है। ये 3 भाग होता है, CFP, मतलब कि कहेगा नहीं, का फंड पहलू, का फंड पहलू, का से कार्डिक, फ से फंडिक और पाइलेरिक। और उसके बाद में छोटी आंत, तो छोटी आंत से बड़ी आंत पाया जाएगा। एकरा में HCl निकलेगा जो भोजन को अम्लीय बनाएगा। उस भोजन को, अम्लीय भोजन को क्या कहेंगे? कायम कहेंगे, है ना। भोजन ग्रास नली के बाद अमाशय में, अमाशय में कौन सा निकलता है? अम्लीय। और इसके दीवार पर जो होता है म्यूकस होता है और रूजी होते हैं। जब भूख लगता है तो हमें गड़ता है कौन सा? रूजी ही गड़ता है ना। तो अमाशय में 3 भाग, कार्डिक, फंडिक, पाइलोरिक। ये बात मैं चर्चा कर चुका हूं। उसके बाद जो है कि आहार नाल
के बाद ग्रास नली के बाद चौड़ी संरचना होता है, उदर गुहा के बाएं भाग में पाया जाता है। किस तरह? बाएं भाग में पाया जाता है। 25 सेंटीमीटर लंबा होता है, जे के आकार का होता है ना। 4 घंटा तक भोजन को क्या करता है? रोक के रखता है। 4 घंटा तक नहीं, डॉक्टर कहता है कि भोजन को जो है 4 घंटा के बाद दवा खाओ, है ना। CFP कार्डियो फंडिकुलरी, ये अमाशय की दीवार पर एपिथेलियल ऊतक होता है, स्तंभाकार वाला। कैसा वाला? स्तंभाकार एपिथेलियल ऊतक होता है। उसके बाद में अमाशय से निकलता है HCl। ये HCl क्या करता है? पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में बदल देता है, और यही पेप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टोड और पॉलीपेप्टाइड में तोड़ता है, और प्रोरेनिन को HCl जो है रेनिन में तोड़ता है। जो रेनिन है दूध को पचाने में सहायता करता है, यानी कैसिन प्रोटीन को पैराकैसिन में तोड़ता है, और पैराकैसिन को पेप्सिन पेप्टाइड में तोड़ता है। ये बात अच्छा तरीका समझ गए होंगे। फिर कहता है अमाशय की दीवार पर 3 से 4 करोड़ जठर ग्रंथियां पाया जाता है, और जठर ग्रंथि से कौन रस? जठर रस। प्रतिदिन कितना लीटर जठर रस? 3 लीटर जठर रस। पीएच मान कितना? 1 से 1.5 HCl, इससे मतलब अमाशय से निकलेगा HCl, पेप्सिन, म्यूकस। यही म्यूकस जो है कि दोनों के प्रभाव को क्या करेगा? बचाता है, दोनों के प्रभाव को बचाता है। HCl म्यूकस बढ़ेगा, HCl बढ़ेगा तो म्यूकस घट जाएगा, तो अमाशय में क्या हो जाएगा? घाव हो जाएगा, जिसको क्या कहेंगे? अल्सर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अल्सर। उसके बाद जो है छोटी आंत, आगे बढ़ेंगे। छोटी आंत, तो अमाशय के बाद जो खुलता है एकदम गुजरियाल भाग खुलता है, उसको छोटी आंत कहते हैं। छोटी आंत में एक ट्रिक याद रखेंगे, छोटी आंत का DJI। क्या बोलेगा? DJI। छोटी बच्ची लोग ना बोलती है DJI। तो डी से डियोडेनम जेजुनम इलम, डियोडेनम जेजुनम इलम। तो ये छोटी आंत में और क्या मिलेगा? तो यहाँ पर एक पैनक्रियाज है, तो पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस, और लीवर से बाइल जूस। या करके कहाँ मिलेगा? छोटी आंत मिलेगा। यह जो लंबा होता है 6 मीटर, छोटी आंत लंबा कितना मीटर? 6 मीटर। चौड़ा होता है 2.5 सेंटीमीटर, चौड़ा 2.5 सेंटीमीटर। अमाशय का अगला भाग है छोटी आंत। अमाशय का अगला भाग 3 भाग में बटा है ना। कौन कौन बता दिए? DJI, डियोडेनम, जेजुनम, इलियम। यकृत तथा अमाशय का एंजाइम अग्नाशय, यकृत तथा अग्नाशय का जो एंजाइम है ये छोटी आंत में मिलेगा। संपूर्ण पाचन छोटी आंत में होगा, और जो अमाशय में भोजन रहेगा वो कायम रहेगा, अम्लीय। जब इसमें आवेगा तो क्षारीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षारीय। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे पीत रस का निर्माण, विटामिन ए का निर्माण संचित करता है आरबीसी के निर्माण हेतु एफी का। पीत रस कहां से निकलता है? तो यकृत से। यकृत से क्या निकलेगा? पीत रस। यकृत से पीत रस निकलेगा, विटामिन का निर्माण संचित करेगा, आरबीसी के निर्माण हेतु लोहा को संचित करेगा, और बड़ी मात्रा में प्रोटीन निकालता है ना। फिर यकृत जो है सबसे बड़ा अंग है, सबसे बड़ा ग्रंथि है, उदर गुहा के डायफ्राम के नीचे में है, और 15 से 22 सेंटीमीटर लंबा चौड़ा होता है। 15 से 22 सेंटीमीटर लंबा चौड़ा। द्रव्यमान कितना होता है? 1.5 kg। यकृत का द्रव्यमान 1.5 kg। बोलिए, यकृत का द्रव्यमान 1.5 kg होता है। यकृत के अध्ययन को हिपैटोलॉजी कहते हैं। बोलिए, यकृत के अध्ययन को हिपैटोलॉजी कहते हैं। और इसमें कोशिका विभाजन बहुत तेजी से होता है। अगर लीवर में मार दिया ना चाकू, मार दिया चाकू, तो कोशिका विभाजन क्या होगा? तेजी से होगा। यकृत के कोशिका से कौन सा रस निकलता है? पीत रस, जो कहां जमा होता है? पित्ताशय में। यकृत से निकलता है पित्ताशय में, और पित्ताशय से निकल के चला जाता है छोटी आंत में। छोटी आंत में अम्लीय भोजन को कैसे कर देता है? क्षारीय। ये हरे रंग का क्षारीय द्रव है। इसका पीएच मान 8.6 होता है, और ये पीत भोजन को किस में बदल देता है? कायम से काइल में, है ना। अम्लीय से क्षारीय में बदल देता है, और वसा को पाइसीकरण करता है। लीवर के बाद पढ़ेंगे पैनक्रियाज, अग्नाशय, उदर गुहा के शेषयांत्र, मतलब कि डियोडेनम के ऊपर में पाया जाता है। यकृत के बाद दूसरा बड़ा ग्रंथि है। यकृत के बाद दूसरा बड़ा ग्रंथि है। ये 12 से 15 सेंटीमीटर लंबा है। भार होता है जानते हैं 60 से 90 ग्राम, 60 से 90 ग्राम होता है। ये पत्ता जैसा होता है। इसका कोशिका अग्नाशी रस निकालता है, जो क्षारीय होता है। अग्नाशय जो है अग्नाशी रस निकालता है, जो कैसा होता है? क्षारीय। इसमें जो है अल्फा बीटा गामा कोशिका होता है, सेल होता है, जिसको लैंगरहैंस के दीपिका कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंगरहैंस के दीपिका कहते हैं। 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, LAT, है ना। 3 प्रकार के एंजाइम निकलता है, LAT, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। लाइपेज जो है वसा को पाचन करेगा, एमाइलेज जो है स्टार्च को पाचन करेगा, और ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को।
और न्यूक्लियस जो है न्यूक्लिक एसिड को पाचन करेगा, और ग्लूकोज को पाचन करेगा एमाइलेज, ग्लूकोज को एमाइलेज, ग्लूकोज को एमाइलेज पाचन करेगा। फिर आ जाएगा बड़ी ग्रंथि, जो इलियम के बाद बड़ी ग्रंथि है ना, छोटी आंत का इलियम जो है उसके बाद जो है बड़ी ग्रंथि। ये जो है बड़ी ग्रंथि जो है ना, बड़ी आंत जो है इसमें कोई प्रकार के पाचन नहीं होता है, जल का अवशोषण होता है, कोई प्रकार के एंजाइम नहीं पाया जाता है, और इसमें अपेंडिक्स सीकम के शीर्ष पर पाया जाता है। अपेंडिक्स कहां पाया जाता है? सीकम के शीर्ष पर, और पचे हुए भोजन को बाहर निकालने का काम करता है। लंबाई 1.5 मीटर, चौड़ाई 6 से 7 सेंटीमीटर होता है। तो 6 सेंटीमीटर तो हो गया ये सीकम, और कोलम कितना 1.3 मीटर, और रेक्टम कितना, मलाशय कितना 20 सेंटीमीटर होता है। इसके बाद जो है हमारा पाचन समाप्त हो गया। पाचन क्या हो गया? समाप्त, है ना। अब यहां तक के सेवा, यहां पाचन तक के बता दिए। आज का सेवा यहीं पे समाप्त किया जाए। बाय, लव यू, टेक केयर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। चलिए बंद कीजिए विशाल जी।